जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आई एक बड़ी अपडेट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय वायुसेना के दो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को चिन्हित किया गया है और ये इस समय विशेष मॉडिफिकेशन से गुजर रहे हैं। रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय भारतीय वायुसेना के लिए जो रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स हैं, इनका एक कंबाइंड टेस्ट होने वाला है, जिसमें क्रमशः रुद्रम मार्क 1, रुद्रम मार्क 2 और रुद्रम मार्क 3 शामिल होंगी। रुद्रम मार्क 2 की अभी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां पर यह स्पष्ट हो गया है कि इनके टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। रुद्रम 2 के हमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा, जो कि बेसिकली एनिमी के रेडार सिस्टम, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करेगा। और दूसरा जो वेरिएंट होने वाला है वो एक ग्राउंड स्ट्राइक वेरिएंट होगा, जो कि मुख्यतः एनवी के इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो गए, एमुनेशन डिपो हो गया या एयर बेस हो गए, उनको टारगेट करेगा। इसके अलावा रुद्रम 3 के भी हमें क्रमशः दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट और एक ग्राउंड स्ट्राइक वेरिएंट। इन सबसे हट के एक और वेपन सिस्टम है जिसको लेकर तैयारियां चालू की गई हैं, और ये वेपन सिस्टम होने वाला है बेसिकली तारा, जिसको हम टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। और इस समय इसके एक और राउंड की जो टेस्टिंग है वो हमें देखने को मिलेगी, और इसके लिए क्रमशः हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो एयरक्राफ्ट है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। आपने पिछले कुछ समय में गौर किया होगा कि डीआरडीओ इस समय काफ़ी एक्टिव है और एचएएल भी लगातार इस प्रोग्राम में जोर दे रही है। सुखोई 30 MKI हमारे वो एयरक्राफ्ट हैं जो भविष्य के सभी वेपन सिस्टम से इक्विप्ड होंगे। इनको रुद्रम 1 मिल चुकी है, अस्त्र मार्क 1 मिल चुकी है, और बाकी की जो मिसाइल्स हैं वो एक चरणबद्ध प्रक्रिया में प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा आप सुखोई 30 MKI का एक बड़ा अपग्रेड भी देखेंगे, जिसके लिए हाल ही में जो आधिकारिक मंजूरी है वो मिल चुकी है। ये एयरक्राफ्ट 2050 से 55 तक भारतीय वायुसेना के सर्विस में देखने को मिलेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। डीआरडीओ के द्वारा यह कंफर्म कर दिया गया है कि निर्भय मिसाइल का शिप लॉन्च्ड एंटी शिप सबसोनिक मिसाइल वेरिएंट जो है, ये अगले 12 से 18 महीने में ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा, और उसके बाद इन्हें सिलसिलेवार ट्रायल के बाद जो ऑर्डर्स है उनकी उम्मीद है। जो रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क है इस मिसाइल का ये पूरा हो चुका है, और इस समय जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है ये चल रहा है। शिप बेस्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल हमें दो अलग अलग वेरिएंट्स पे देखने को मिलेगी। पहला लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होगा यानी LACM, और दूसरा एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी ASCM के तौर पर ये हमें देखने को मिलने वाली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी इसके लिए जो यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल है ये विकसित कर लिया है, ताकि वो इन मिसाइल्स को एकोमोडेट कर सके। और माना जा रहा है कि ये मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटीज़ को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगी। इस मिसाइल को INS GPS नेविगेशन और RF सीकर से इक्विप किया गया है, जो कि इसके ओवरऑल गाइडेंस सिस्टम को काफ़ी इंप्रूव करते हैं। और अगर हम प्लान रेंज की बात करें तो ये तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, और ये 500 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकेगी। और ये अपने साथ 24 अलग अलग प्रकार के जो वॉरहेड्स हैं वो कैरी करने में सक्षम होगी, और ये मिशन रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि किस मिशन में किस प्रकार के वॉरहेड्स की ज़रूरत है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में इसके बड़े ऑर्डर्स हमें भारतीय नौसेना से देखने को मिलने वाले हैं, और भारतीय नौसेना क्लोजली इस प्रोग्राम को मॉनिटर भी कर रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम को लेकर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना MTA प्रोग्राम के अंतर्गत 60 से 80 की संख्या में जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनकी तलाश कर रही है। और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ने IDRW से बात करते हुए ये कहा है कि भारतीय वायुसेना का जो रुझान है एम्ब्रेयर को लेकर के वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे की भी वजह भी है, क्योंकि एम्ब्रेयर C390 की जो डिज़ाइन है वो एक की फैक्टर है भारतीय वायुसेना के फेवर करने की। और ऑफिशियल्स ये भी मानते हैं कि जो C390 मिलेनियम की डिज़ाइन है ये ज़्यादा उन्हें जो मल्टी रोल कैपेबिलिटी है वो ऑफर करेगी, जिसमें इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल आने वाले भविष्य में एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट यानी AWACS के तौर पे किया जा सकता है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पे भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि एम्ब्रेयर ने पहले ही इसके अलग अलग वेरिएंट को प्रपोज किया है भारत के लिए, जहां पर एम्ब्रेयर का ये कहना है कि उनका ये जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना की लगभग सभी नीड्स को पूरा कर सकता है, जहां पर इसका जो वेपनाइज मैरीटाइम पेट्रोल वेरिएंट है वो भी तैयार किया जा सकता है। ये मिनी टैंकर रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एरियल रिफ्यूलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस यानी I-STAR प्लेटफॉर्म के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
खैर, एम्ब्रेयर का रास्ता इतना आसान होने नहीं वाला, क्योंकि इसी कंपटीशन में आपको C-130 जैसे सुपर हरक्यूलिस, एयरबस A400M एटलस जैसे एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी कैपेबल है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय वायुसेना किस पे आगे बढ़ती है। और अभी हाल ही में रशिया के द्वारा IL-76-90A जो एयरक्राफ्ट है, ये ऑफर किए गए हैं। तो ये भी अपने आप को प्रबल दावेदार के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशियन MiG-41 को लेकर आ रही है। MiG-41 को लेकर के पहले भी हमने कहा था कि रूस इस समय काफ़ी एक्टिव है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है भले ही क्लासिफाइड है, लेकिन 2025 तक इसका रोल आउट हमें देखने को मिल सकता है। यानी MiG-41, जिसको ऐसा क्लेम किया जाता है रिपोर्ट्स में कि ये एक हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट होने वाला है, 2025 तक इसका रोल आउट हमें देखने को मिल सकता है। और माना जा रहा है रिपोर्ट्स में कि 2035 तक ये प्रोडक्शन में उतारा भी जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के जो स्पेसिफिकेशंस क्लेम किए गए हैं, उस पर डिफेंस एनालिस्ट लगातार सवाल उठाते रहे हैं। जैसे कि क्लेम किया जाता है कि इसकी जो टॉप स्पीड होगी, ये मैक 4 से 5 के बीच में होने वाली है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या हमने इस प्रकार के विशेष मटेरियल विकसित कर लिए हैं जो इतनी तेज स्पीड में जनरेट होने वाले टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। और क्योंकि ये भी क्लेम किया जाता है कि ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा और स्टेल्थ को प्राथमिकता दी जाएगी, तो क्या वो विशेष मटेरियल जो कि स्टेल्थ को सुनिश्चित करते हैं वो बना लिए गए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं, इनमें भी लंबे समय तक सुपरसोनिक होने में जो स्टेल्थ कोटिंग है, इसके उखड़ने के खतरे रहते हैं, और भी दूसरी समस्या हैं जिनके चलते ये जूझते रहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई रशिया के द्वारा ऐसे कंपोनेंट्स बना लिए गए हैं, ऐसे मटेरियल्स विकसित कर लिए गए हैं जो कि हाइपरसोनिक स्पीड को विथस्टैंड कर सके। तो ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। इसके अलावा क्या रशिया के पास इस प्रकार का इंजन भी बन चुका है जो कि एयरक्राफ्ट को हाइपरसोनिक स्पीड तक लेके जा सके। सवाल काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम इन सवालों को गौर करें तो एनालिस्ट ये मानते हैं कि चीज़ें अभी इतनी आसान नहीं है जितनी कि आपको लग रही हैं, और संभावित है कि अभी यहाँ पर डेवलपमेंट भले ही चल रहा हो, लेकिन 2025 के रोल आउट की जो बात है, ये थोड़ा अभी काफ़ी इम्प्रैक्टिकल लगती है। क्योंकि अभी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को क्लासीफाई करने के तौर पर हमारे पास सिर्फ एनगैट का एग्जांपल है और B-21 रेडर का है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन MiG-21 की बताई जा रही काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, और इसमें हाइपरसोनिक जो पेलोड्स हैं इनको भी जगह दी जाएगी। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअल MiG-41 कैसा होता है, और क्या जो क्लेम किया जा रहा है वैसा ही होगा, या हमें कोई बड़े परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आ रही है। एक तरफ जहां जनरल इलेक्ट्रिक अभी भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर जेट्स के इंजन नीड को ही पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि अब जनरल इलेक्ट्रिक को तुर्की से भी तकरीबन 100 F404 इंजन जो है इनके ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि तुर्की इस समय अपने हूरजेट एयरक्राफ्ट के लिए जो F404 इंजन है इनकी तलाश कर रहा है। तकरीबन 100 की संख्या में ये इंजन खरीदे जाएंगे, जहां पर तुर्की अपने जो हूरजेट हैं उनमें इनका इस्तेमाल करेगा। दरअसल तुर्की जो वेरिएंट खरीदेगा हूरजेट के लिए, ये F404 GE102 वेरिएंट होने वाले हैं, जो कि 78 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। वहीं भारत जो इंजन चाह रहा है वो F404 IN-20 है। आपको बताते चलें कि एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि लगातार जब इंजन के ऑर्डर आएंगे तो जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर भी प्रेशर काफ़ी बढ़ेगा इंजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने का, और इसका बेनिफिट भारत को मिल सकता है। क्योंकि इंजन प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ये है कि अधिक नंबर में जो इंजन है वो भारत को मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।